वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के बारिपदा में खिताब करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत ओडिशा की हमाजहत तरक्की के लिए कारबंद है। मोदी ने कहा कि बालासोर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कायम किया जा रहा है। मोदी ने कहा कि LPG गैस की सहूलतें फराहम कराने के लिए भी इक़दाम उठाए गए हैं। साल 2019 ओडिशा को, देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाए, इसी कामना के साथ हम सभी आगे बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में ओडिशा के विकास से जुड़ी करीब 4,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। बालासोर हल्दिया दुर्गापुर की LPG पाइपलाइन है। करीब 1100 करोड़ रुपए खर्च पे ये पाइपलाइन तैयार है। इससे ओडिशा और पश्चिम बंगाल के 8 जिलों में रहने वाले लाखों परिवारों को LPG गैस सुलभ होगी। ओडिशा की 2 रेल लाइनों को चौड़ा कर उन्हें आज राष्ट्र को समर्पित किया गया है। वहीं एक नई पैसेंजर ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई गई है। इसके अलावा बालासोर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया गया है। यहां ओडिशा में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अनेक योजनाएं पूर्णता पर पहुंच रही है। विकास की नई परियोजनाओं के साथ मैं फिर आपके बीच आऊंगा। इसी विश्वास के साथ आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। जय जगन्नाथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड के पलामू का भी दौरा किया और मुतादिद तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखा। उन्होंने एक अवामी रैली से खिताब भी किया। अपने खिताब के दौरान PM मोदी ने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस के लिए किसान एक वोट बैंक है और हमारे लिए किसान अन्नदाता है, और यही कांग्रेस और BJP के दरमियान का फर्क है। दौरा मुकम्मल करके वज़ीर-ए-आज़म पलामू से रवाना हुए हैं। आज हिंदुस्तान में पानी को लेकर के अड़ोस पड़ोस के राज्यों के बीच ऐसी लड़ाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में मामले पड़े हुए हैं, पानी बह रहा है, समंदर में जा रहा है, लेकिन अपने राजनीतिक कारणों से लड़ाइयां लड़ी जा रही है। आज की यह घटना विशेष रूप से देश को नोटिस करनी होगी। मैं बिहार के मुख्यमंत्री मेरे मित्र नीतीश कुमार जी को बधाई देता हूं। मैं झारखंड के मेरे साथी मुख्यमंत्री रघुवर दास जी को बधाई देता हूं कि दोनों सरकारों ने मिलकर के दोनों राज्यों से जुड़ा हुआ इस प्रोजेक्ट को उन्होंने संपन्न करने की दिशा में समझदारी पूर्वक कदम उठाए। मैं बिहार से आए हुए हमारे सांसदों का अभिनंदन करता हूं। मैं झारखंड के मेरे सांसदों का अभिनंदन करता हूं। दोनों राज्यों ने, सांसदों ने मिलकर के जब भी मेरे पास आए, झारखंड और बिहार के दोनों दिशा के सांसद साथ में आए और ये समस्या इस राज्य की, उस राज्य की नहीं, हमारे देश के किसानों की है। उनको लाभ मिलना चाहिए मिलजुल करके। और मैं इन सभी MPs को बधाई देता हूं। इस एक मुद्दे को लेकर के वो कभी चैन से बैठे नहीं हैं, चैन से सोए नहीं हैं। आपके लिए ये दिन रात दौड़ते रहे हैं और मुझे भी दौड़ा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने झारखंड के पलामू में अरबों रुपयों के मंसूबों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि आज पानी के मुद्दे पर जहां कई रियासतें आपस में लड़ रही हैं, किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए बिहार और झारखंड के वज़ीर आला एक साथ हैं। पानी बह रहा है, समंदर में जा रहा है, लेकिन अपने राजनीतिक कारणों से लड़ाइयां लड़ी जा रही है। आज की यह घटना विशेष रूप से देश को नोटिस करनी होगी। मैं बिहार के मुख्यमंत्री मेरे मित्र नीतीश कुमार जी को बधाई देता हूं। मैं झारखंड के मेरे साथी मुख्यमंत्री रघुवर दास जी को बधाई देता हूं कि दोनों सरकारों ने मिलकर के दोनों राज्यों से जुड़ा हुआ इस प्रोजेक्ट को उन्होंने
संपन्न करने की दिशा में समझदारी पूर्वक कदम उठाए। और ये समस्या इस राज्य की उस राज्य की नहीं, हमारे देश के किसानों की है, उनको लाभ मिलना चाहिए मिलजुल करके। और मैं इन सभी एमपीज को बधाई देता हूं, इस एक मुद्दे को लेकर के वो कभी चैन से बैठे नहीं है, चैन से सोए नहीं है। आपके लिए ये दिन रात दौड़ते रहे हैं और मुझे भी दौड़ाते रहे। फेडरलिज्म को एक नई ताकत देने का काम बिहार और झारखंड दोनों सरकारों ने मिलकर के किया है। ये मेरे लिए विशेष गर्व की बात है, आनंद की बात है। और देश के अन्य राज्यों के लिए भी इसमें से बहुत कुछ सीखने का है। और इसलिए मैं विशेष रूप से सांसदों को, दोनों सरकारों को, दोनों मुख्यमंत्रियों को हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूं। बैंकों का 9,000 करोड़ लेकर फरार हुआ शराब का कारोबारी विजय माल्या को मुंबई की खुसूसी अदालत ने भगोड़ा करार दे दिया है। विजय माल्या को माशी भगोड़ा मुजरिम करार देने के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अदालत में अर्जी दाखिल की थी। 26 दिसंबर को अदालत ने अपना फैसला आज तक के लिए महफूज रखा था। माल्या खुद को न भगोड़ा मानता है और न मनी लॉन्ड्रिंग का मुलजिम। अदालत के जरिए माल्या को भगोड़ा करार दिए जाने के बाद ईडी को इसकी जायदाद जब्त करने का इख्तियार मिल जाएगा। और ये पूरे मामले पर बात करते हैं। प्रशांत पांडे मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, जिस तरह से आज भगोड़ा करार दे दिया गया है, तो ईडी की कार्रवाई कब तक शुरू होगी? जिस तरह से कहा जा रहा है कि जायदाद जब्त होगी, उसकी प्रॉपर्टी जब्त होगी। जी बिल्कुल, देखिए ईडी का यही टारगेट था कि इस मामले में जो नए कानून है भगोड़ा आर्थिक अधिनियम 2018 के तहत, अगर इसे इस नए कानून के तहत भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है तो उसमें कई ऐसे नियम हैं जिसका इस्तेमाल करके ईडी जो है अपना शिकंजा कस सकता है माल्या के ऊपर। और आज अदालत ने नए कानून के तहत उसे भगोड़ा घोषित कर दिया है। अब आगे इसमें जो प्रावधान है, यानी जांच अधिकारी जो है, जांच एजेंसियां जो है, इनकी जो प्रॉपर्टी है वो सील करने की प्रक्रिया को अंजाम दे सकते हैं। बहरहाल इस अदालत में 2 एप्लीकेशन थी। पहली एप्लीकेशन ये थी कि नए कानून के तहत इसे भगोड़ा घोषित किया जाए। दूसरी एप्लीकेशन ऐसी थी कि जो इनके प्रॉपर्टीज हैं उन्हें सील करने की भी जो प्रक्रिया है उसे भी आदेश अदालत की तरफ से दिया जाए। बहरहाल पहली एप्लीकेशन पर फैसला देते हुए उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया है, लेकिन कौन कौन सी प्रॉपर्टी और कितनी प्रॉपर्टी कैसे सील की जाएगी इस पर सुनवाई 5 फरवरी को अदालत करेगी। बहरहाल देखना होगा कि जब 5 फरवरी और जानना चाहेंगे, माल्या ये कह रहा है कि ना तो वो भगोड़ा है और ना मनी लॉन्ड्रिंग का मुलजिम है, तो किस बुनियाद पर वो कह रहा है जबकि नए कानून के तहत ये मामला सुना दिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए शुरुआती दौर में जब अदालत की प्रक्रिया शुरू हुई तो माल्या के जो वकील हैं उनकी तरफ से कोशिश की गई थी कि नए कानून के तहत इन्हें भगोड़ा घोषित ना किया जाए, क्योंकि उनको मालूम है कि एक बार इसमें कोई अहम फैसला आ गया तो इनके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। शुरुआती दौर में माल्या ने यह भी कहा कि जो कर्ज उसने लिया हुआ है उसे जरूर लौटाएगा। इसके पीछे मैं आपको बताऊं कि 2 तथ्य है, क्योंकि जो कर्ज माल्या ने लिया हुआ है वो 9,000 करोड़ के आसपास का है, लेकिन जब उसे संज्ञान में आया कि उसकी प्रॉपर्टी तकरीबन 12,500 करोड़ की है जो कानूनन प्रक्रिया के चलते सील कर दी जा सकती है, तो इसमें उसका नुकसान है। इसीलिए उसने अपने वकील के जरिए अदालत में इस बात को रखा कि जो कर्ज लिया गया है उसे चुकाने की कोशिश जो है माल्या की तरफ से किया जाएगा, ना तो भगोड़ा है और ना ही उसने कोई मनी लॉन्ड्रिंग की है। तो बहरहाल अब देखना होगा कि ऐसे मामलों में सुनवाई तो हो चुकी है, भगोड़ा घोषित हो चुका है, लेकिन जो अहम मसला है यानी प्रॉपर्टी सील की जो प्रक्रिया है जिसे ध्यान में रखते हुए इस पूरे मामले को अदालत में लाया गया है, तो उसे देखते हुए देखना होगा कि 5 फरवरी को अदालत क्या कुछ सुनता है और कौन कौन से प्रॉपर्टीज ऐसे हैं जिन्हें सील करने का आदेश अदालत की तरफ से दिया जा सकता है। जी प्रशांत, जब माल्या ने ये कहा कि वो कर्ज अदा करना चाहता है 9,000 करोड़ का, तो किस वजह से ये छूट नहीं मिल पाई उसको, जब वो तय कर चुका है कि देना है पैसे और देना चाहता है, तो कोर्ट में क्या कुछ सुनने देखने को मिला? जब वो अदा करना चाहता है तो क्यों मौका नहीं दिया गया उनके वकीलों को?
जी बिल्कुल, देखिए जब से मामला अदालत में शुरू हुआ तो सबसे पहले अदालत की तरफ से वारंट इशू हुआ और माल्या को यह कहा गया कि ठीक है, अदालत की जो कार्रवाई है उसमें आप आरोपी हैं, आपको अदालत में पेश होना होगा, हाजिर होना होगा। लेकिन तमाम वारंट इशू करने के बावजूद भी माल्या जो है अदालत में हाजिर नहीं हुए। हालांकि कानूनी दाव पेज में जो उनके वकील थे उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, अलग अलग एप्लीकेशन अटैच किए, लेकिन कोर्ट ने कहीं ना कहीं ये नोटिस किया कि आखिर इस मामले में अगर आरोपी है और कह भी रहे हैं कि मैं कर चुका हूँ, तो उनको कोर्ट में पेश होने में क्या हर्ज है, वो अदालत में क्यों नहीं आ रहे हैं। और सरकारी पक्ष की तरफ से यही एक अहम मुद्दा था कि वो जो है, जैसे कई बिजनेसमैन हैं जो भाग चुके हैं, जो जिनका कोई भी पता अभी तक नहीं चला है, तो हो सकता है कि विजय माल्या भी उसी राह पर चल पड़े हों। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो नया कानून 2018 में बनाया गया, भगौड़ा आर्थिक अधिनियम 2018, उसके तहत कहा गया कि इसके तहत पहला आरोपी विजय माल्या को बनाया जाए, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे प्रावधान हैं कि माल्या की प्रॉपर्टी सील की जा सकती है, माल्या को जो है वहां से प्रत्यर्पण करने का जो प्रक्रिया है उसमें जल्दी थोड़ी हो सकती है, क्योंकि इस नए कानून के तहत अगर उसे दोषी बनाया जाता है। इसी एक एप्लीकेशन के चलते जो है पूरी सुनवाई जो है एक तरफा हो गई, ईडी की तरफ आया और सरकारी वकील ने जो बहस की उसमें ये स्पष्ट हो गया कि माल्या हालांकि बोल रहे हैं, उनके वकील कह रहे हैं, लेकिन न तो माल्या कभी अदालत आए और न ही उनकी वकील की तरफ से कैसी अहम बहस की गई। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज जो है यह अहम फैसला लिया गया है। लेकिन अभी प्रॉपर्टी सील कैसे होगी, किन प्रक्रियाओं के चलते होगी, या फिर क्योंकि देखिए जो माल्या है उसमें कई उनकी जो प्रॉपर्टी उसमें कई ऐसे बिजनेस पार्टनर हैं जो अभी भी यहाँ पर हैं अपने देश में। तो प्रशांत, जिस तरह से माल्या का केस अब सामने आया है और भी भगोड़े हैं जो भागे हुए देश का पैसा लेकर, उनके लिए ये फैसला एक मिसाल बनेगा, एक नजीर बनेगा। तो क्या एक तरह से एक इंटीमेशन सरकार की तरफ से सबको मिल जाएगा, तमाम भगोड़ों को? बिल्कुल, देखिए एक सबब है ये, एक मैसेज भी जाएगा, एक मिसाल भी जाएगा। पहले आरोपी जो है इस नए कानून के तहत माल्या बने हैं, आने वाले समय में हमें ज़रूर देखने को मिलेगा जो अधिकतर लोग हैं जिन्होंने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है, उनके जो जांच एजेंसियां हैं वो उदाहरण देंगे ऐसे मामलों का। बहरहाल अभी इस मामले में आपको बता दूं कि माल्या के जो वकील हैं उन्होंने 4 सप्ताह के लिए स्टे मांगा था कि ऑर्डर जो है 4 सप्ताह बाद दे, क्योंकि वो हाई कोर्ट जाना चाहते हैं, लेकिन उसे भी नकार दिया गया। उन्हें कहा गया है कि आप हाई कोर्ट चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आज का समय तय किया गया था, जिसे ध्यान में रखते हुए आज फैसला दे दिया। और जिस तरह से आपने कहा कि पहले आरोपी इस नए कानून के तहत बनाए गए हैं, आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा कि अलग अलग जो एजेंसीज़ हैं जिन्हें राइट्स है वो इन बातों को सामने रखकर कोशिश करेंगे कि नए कानून के तहत सभी को जो है दोषी बनाया जाए, आरोपी बनाया जाए, ताकि ऐसे मामलों में जल्द से जल्द कोई परिणाम या रिजल्ट सामने आए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत इस पूरी मामले पर बात करने के लिए। जिस तरह से आपने बताया कि भगोड़ा करार दे दिया गया है, मामला जायदाद का है, अदालत तय करेगी कि किन किन जायदादों को जब्त करना है और कितनी जायदाद कितनी रकम के मुताबिक सरकार को वापस लौटाई जा सकती है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में क्रिश्चियन मिशेल की आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने मिशेल को 26 जनवरी तक के लिए अदालती तहवील में भेज दिया। इससे कबल 29 दिसंबर को मिशेल की पेशी हुई थी। क्रिश्चियन मिशेल की ईडी हिरासत को कोर्ट ने 7 दिन के लिए बढ़ा दिया था।